मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इसमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों के सफल व सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। आज का अपने अध्याय का नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। आज का अपना उपविषय है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की छवियाँ। और विद्यार्थियों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति की छवियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में इस विषय को विद्रोह की छवियों के रूप में पढ़ाया गया है। हमने अभी 3 शब्द 1857 के लिए प्रयोग किए। एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा क्रांति और तीसरा विद्रोह। इन तीनों के विद्यार्थियों अलग अलग अर्थ हैं। स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ होता है विदेशी शासन सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया आंदोलन। क्रांति शब्द जो है वो विदेशी या स्वदेशी सत्ता यदि हो और उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो आंदोलन किया जाए उसको क्रांति कहा गया है। यानी कि व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए जो आंदोलन होता है उसको क्रांति कहते हैं। क्रांति के अनेक मीनिंग निकलते हैं। तीसरा शब्द हमने प्रयोग किया विद्रोह। विद्रोह शब्द जो है वो अपने शासन सत्ता के द्वारा अपनों का जब शोषण हो और उस शोषण के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा हो जाए उसको विद्रोह कहा जाता है। यानी कि अपने लोगों द्वारा यदि सत्ता यहाँ स्थापित है और उसमें यदि शोषणकारी सत्ता है तो उसमें जनता जब सत्ता के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दे उसको विद्रोह कहते हैं। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, परंतु अंग्रेज अपने नहीं थे, इसलिए ये विद्रोह किस आधार पर है ये विचारणीय है। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज हैं कि विद्रोही क्या सोचते थे, कैसे अपनी योजना बनाते थे, कैसे वो अपना संदेश भेजते थे, कैसे वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करते थे। फिर भी इतिहासकारों ने कुछ दस्तावेज ढूंढे हैं जो हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है विद्रोह की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं और नेताओं के पत्र। एक घोषणा पत्र घोषणाओं में हम एक घोषणा पत्र पाते हैं, आजमगढ़ का घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 का। इस घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई है और इस पर जोर दिया गया है। साथ ही इसमें व्यापारियों के, जमींदारों के हितों को साधने के लिए भी संदेश दिया गया है कि यदि अंग्रेज गए तो आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के हितों के बारे में भी बात कही गई। कारीगरों के बारे में भी कहा गया कि आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से पंडित, फकीर और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के हितों की भी बात इस आजमगढ़ घोषणा पत्र में कही गई। इसमें हर धर्म, जाति, वर्ग सबका साथ लेने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ ये घोषणा की गई थी। ऐसे कुछ अधिसूचनाएं भी मिलती हैं और ऐसे कुछ सैनिकों के और नेताओं के पत्र हमें मिलते हैं जो अंग्रेजों के हाथ लग गए थे और आज जो रिकॉर्ड में है। विद्यार्थियों, हमें अंग्रेजों द्वारा लिखित अनेकों दस्तावेज मिलते हैं जिससे हमें अंग्रेजों की सोच और अंग्रेजों से संबंधित उस समय की सभी घटनाओं का हमें ब्यौरेवार वर्णन मिल जाता है। ये कौन कौन से दस्तावेज हैं जो हमें उस समय के विवरण उपलब्ध कराते हैं। पहला है औपनिवेशिक प्रशासकों की चिट्ठियाँ, डायरियाँ व आत्मकथाएं। चिट्ठियाँ विद्यार्थी उस समय औपनिवेशिक जो प्रशासक थे वो आपस में एक दूसरे को विद्रोह से संबंधित घटनाओं के बारे में चिट्ठियों के माध्यम से लिख करके भेज रहे थे, तो वो चिट्ठियाँ हमें मिलती हैं। इसी तरह से उस समय के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल के अधिकारी डायरियों में अपनी घटनाओं को नोट भी करते थे अपनी डायरियों में, तो उन अधिकारियों की डायरियाँ भी मिलती हैं।
फिर इन अधिकारियों ने अपने देश जाकर के आत्मकथाएं लिखी और इस 1857 क्रांति का वर्णन उसमें किया। तो उनसे भी हमें पता चलता है। ऐसे ही उस समय के जो फौजी अधिकारी थे, जो युद्ध के मैदान में स्वयं उपस्थित भी थे, उनकी लिखी हुई चिट्ठियां भी, उनके द्वारा डायरियों में नोट किए हुए कुछ दृष्टांत भी, उनके द्वारा लिखित अपनी आत्मकथाएं भी हमें मिलती हैं, जो उस समय के विवरण को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है। और इनसे ये भी पता चलता है कि उस समय ब्रिटिश अधिकारियों के मन में कितना भय और बेचैनी मौजूद थी। इसी तरह से उस समय सरकारी इतिहास भी लिखवाया गया, सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके और घटना का पूरा विवरण लिखवाया गया था, वो भी हमें उपलब्ध है। उस समय के असंख्य मेमो और नोट्स भी हैं, उनमें भी हमें विवरण मिलता है। विभिन्न रिपोर्ट्स जो सरकार ने तैयार करवाई घटना से संबंधित, उन रिपोर्ट्स के माध्यम से भी हमें उस समय की घटनाओं का विवरण पूरा मिलता है। इसी तरह से ब्रिटिश अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से भी हमें 1857 की क्रांति की जानकारी, उसके दृष्टिकोण के बारे में और उसमें के भारतीय जनता के भावों के बारे में, ब्रिटिश जनता के भावों के बारे में हमें पता चलता है। ब्रिटिश अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से उस समय ब्रिटिश जनता में कैसे भाव थे वो उभर कर आते थे जब ये पत्रिकाएं या अखबार कुछ तस्वीरें, कुछ पेंटिंग्स उसमें छापती थी। अखबारों के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर भारत के सैनिकों के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा जो हिंसा की जाती थी, उस हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में इन अखबारों और पत्रिकाओं में छापा जाता था। उससे संबंधित कोई तस्वीर और पेंटिंग या कार्टून तैयार किया जाता था और वो अखबार में छाप करके जनता के सामने जाता था, जिससे ब्रिटिश जनता की भावनाएं भड़कती थी और वो प्रतिशोध लेने की मांग करते थे कि भारतीय जनता को कुचला जाए, बुरी तरह से मारा जाए। इस तरह के रोल उस समय के अखबार और पत्रिकाओं ने भी निभाए हैं। परंतु इस व्याख्यान में हम तस्वीर और पेंटिंग को देखेंगे कि उस समय जो अखबारों में, पत्रिकाओं में या विभिन्न जगहों पर जो पेंटिंग तस्वीरें उभरकर हमारे सामने आई, उन तस्वीरों के माध्यम से भारतीय जनता में या ब्रिटिश जनता में क्या भाव जागृत होते हैं और उन भावों के जागृत होने से उनकी कैसी भावनाएं भड़कती हैं। भावनाएं भड़कने पर उनमें प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती है, जिससे उस समय के विद्रोह को या उस समय की क्रांति को एक अलग दिशा मिलती है। और उसी के आधार पर, इन्हीं जो चीज़ें हमने देखी, इन्हीं के आधार पर हम उन दिशा, उन विचारों को तय करते हैं कि उस समय के अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी क्या सोचते थे, क्या विचार थे, ब्रिटिश जनता क्या सोचती थी, भारतीय जनता क्या सोचती थी, भारतीय राजा क्या सोचते थे। तो इन दस्तावेज़ों से ही हम इन सभी चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। आगे हम ब्यौरेवार उन तस्वीरों और पेंटिंग्स को देखते हैं। तो तस्वीरें, वो पेंटिंग्स किस किस रूप में मिलती हैं, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है हमारे पास। ये विभिन्न प्रकार के चित्रों के रूप में हमें मिलती है। पेंसिल से बने रेखांकन हमें मिलते हैं, उत्कीर्ण चित्र हमें मिलते हैं, पोस्टर भी मिलते हैं। ये फिल्मों के पोस्टर भी हैं। आधुनिक काल में 1857 क्रांति को लेकर के अनेक फिल्में बनी हैं और उन फिल्मों के जो पोस्टर हैं वो भी कोई ना कोई छवि को दर्शाते हैं। इस तरह से कार्टून अखबारों में उस समय छपे थे, वो कार्टून भी कोई ना कोई संदेश देते हैं क्रांति के बारे में, क्रांति को दबाने के बारे में, अंग्रेज अधिकारियों के विचारों के बारे में, अंग्रेज सरकार के विचारों के बारे में। इस तरह से बाजार प्रिंट भी हमें उपलब्ध हैं, जिनसे हमें इस विद्रोह की एक तस्वीर बनाने में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों, ये एक चित्र देख रहे हैं, रक्षकों का अभिनंदन, ऊपर हेडिंग दिया गया है। इस तरह के अभिनंदन के अनेक चित्र उस समय बने थे। ये एक विशेष चित्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो रक्षक के रूप में उभरे थे, अंग्रेजी जनता को बचाने के लिए जो उभरे थे, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उन कमांडरों का अभिनंदन किया जा रहा है। ये चित्र 1859 में
थॉमस जॉन बार्कर द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में थॉमस जॉन बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस मारा गया इस रेजिडेंसी की सुरक्षा करता हुआ, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रही। 25 सितंबर को जेम्स ऑटरम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे और उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया, अर्थात वहां से भगा दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती प्रदान की। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर की पेंटिंग कैम्पबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती हुई पेंटिंग है। ये कैनवस के मध्य में कैम्पबेल, ऑटरम और हैवलॉक ये तीनों ब्रिटिश नायकों की छवियां बनी हुई है। ये देखिए तीनों ब्रिटिश नायक खड़े हैं विद्यार्थियों। यहाँ इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाहें चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई दे रहा है, जिसमें इन सब ने शरण ली थी। ये टूटा फूटा रेजिडेंसी ये विद्यार्थियों दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं चित्र में। चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती है कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। ये शव पड़े हैं देखिए विद्यार्थियों, और ये घायल पड़े हैं कुछ सैनिक इधर, और इधर ये विजयी मुद्रा में घोड़े खड़े हैं। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। जैसा कि इसमें कहा गया रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी कि लखनऊ में आराम मिल गया, रिलीफ मिल गया। और इस तरह की चित्रों को देख करके ब्रिटेन की जनता को वहाँ रिलीफ मिलता था, जो ब्रिटेन में रह रही थी, भारत के बारे में चिंतित हो रही थी। तो इस तरह के चित्रों से उनको भी रिलीफ मिलता था कि भारत पर उन्होंने फिर से सत्ता स्थापित कर ली है। उनके मन में भरोसा पैदा होता था इन चित्रों से। इन चित्रों से उन्हें ये लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है और अंग्रेज जीत चुके हैं। इस तरह के चित्रों से वहाँ की जनता में एक रिलीफ का भाव, एक आराम का भाव पैदा किया जाता था। एक चित्र और देख रहे हैं विद्यार्थियों हम, अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, इसको हेडिंग दिया गया है। ये जो चित्र है ये जोसेफ नोएल पेटन द्वारा निर्मित चित्र है, निर्मित पेंटिंग है। इसका नाम रखा गया है इन मेमोरियम, जिसकी हिंदी होती है स्मृति में। कि स्मृति में किस तरह की यादें हैं ये इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी, क्योंकि अखबारों में बड़े ही लोमहर्षक शब्दों में खबरें छापी जाती थी और जनता सबक सिखाने की
प्रतिशोध लेने की मांग करती थी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्ति के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया कि जो उस समय भय का वातावरण यहाँ के औरतों और बच्चों में था, वो भय का वातावरण दिखाया गया। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद ये इन मेमोरियम यानी कि स्मृति में ये चित्र बनाया। इस चित्र में देखो बच्चों, अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। ये औरत बैठी है, इसके बच्चे इसको घेर रहे हैं। एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, इस तरह से ये बच्चे हैं। ये सब इस औरत के चिपट रहे हैं, लिपट रहे हैं। ये लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। इनके चेहरे के जो भाव हैं वो इस प्रकार के हैं कि इनके साथ किसी भी क्षण किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है और ये भयांकित हैं। ये अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उनकी तरफ सिर्फ एक इशारा है, यानी कि हिंसा करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, परंतु उस भारी हिंसा की कल्पना से ये भयांकित चित्र बनाया गया है। यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है। हालांकि विद्रोह चित्र में विद्रोही नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी उनकी हिंसा और बर्बरता के कारण ये कितने भयांकित हैं, इससे अनुमान लगता है कि कितनी भारी हिंसा और बर्बरता हो रही होगी। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ता देख सकते हैं। इस तरह से ये देख रहे हैं आप, ये ब्रिटिश टुकड़ी के कुछ सैनिक दिखाई दे रहे हैं पृष्ठभूमि में। तो इस तरह से ये भय और हिंसा और मृत्यु का इंतजार करता हुआ सा एक चित्र महिला और बच्चों का बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की महिलाएं और बच्चे थे, ऐसा वहाँ अखबारों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। विद्यार्थियों, ये एक और चित्र, रेखा चित्र या पेंटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमें औरत के, स्त्री के अलग तेवर दिखाई दे रहे हैं। जो पिछला चित्र हमने महिलाओं का देखा, वो उसमें वो कितनी भयांकित थी, कितनी असहाय नज़र आ रही थी। वो एक हिंसा की कल्पना में किस तरह से बच्चे चिपटे हुए बैठे थे, परंतु इसमें महिला का दूसरा तेवर दिखाया गया है। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। इस चित्र में मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। ये मिस व्हीलर खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। राक्षस दानव के रूप में दिखा रहे हैं विद्रोहियों को। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये 4 कद्दावर आदमी है। एक ये है, एक नीचे ये, एक नीचे ये, एक ये पीछे से वार कर रहा है। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को भी प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाईयत की रक्षा का संघर्ष है, ऐसा दर्शाया गया है इस चित्र में। कैसे दर्शाया गया है कि ये ईसाईयत के रक्षा का संघर्ष है? ये विद्यार्थियों देखो, ये पुस्तक, ये बाइबल है। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक होती है बाइबल, इस पर लिखा हुआ है होली बाइबल। तो ये पुस्तक यहाँ दिखाई गई है। तो इस तरह से ईसाईयत की रक्षा
बर्बर लोगों से की जा रही है और किस तरह से एक औरत हथियार उठाकर अपनी रक्षा कर रही है और ईसाइयत की रक्षा कर रही है, इस चित्र से इस तरह का संदेश देने का प्रयास किया गया है कि औरतें भी बहादुरी के साथ वहाँ सामना कर रही हैं और ब्रिटिश जनता में इससे एक अलग ही मैसेज वहाँ जा रहा था महिलाओं की बहादुरी का। विद्यार्थियों, एक चित्र देख रहे हैं, लिखा है प्रतिशोध और सबक। यानी कि इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से प्रतिशोध लिया जाए भारतीय जनता से और उसको सबक सिखाया जाए। ब्रिटेन में अखबारों और पत्रिकाओं ने ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ की जनता ने वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया कि भारतीय जनता को सबक सिखाया जाए और उन्होंने जो ब्रिटिश जनता पर भारत में जो अत्याचार किए हैं उसका प्रतिशोध लिया जाए। तो उन्हीं पर आधारित ये पेंटिंग बनाई गई है, प्रतिशोध लेते हुए। इसका नाम रखा गया है जस्टिस, हिंदी में कहते हैं न्याय। यानी कि न्याय तभी था जब ब्रिटेन के लोग भारतीय लोगों को कुचलें, मारें, उनसे प्रतिशोध लें, ये उनके लिए नज़रों में न्याय था। परंतु भारत में राष्ट्रवादी नज़रों में ये अत्याचार ही था, क्योंकि विदेशी शासन था और उसको उखाड़ फेंकना यहाँ की जनता का धर्म था, हक था, अधिकार था। परंतु उन्होंने अपने हिसाब से ये एक जस्टिस, न्याय नामक चित्र बनाया जो पंच नामक पत्रिका में 12 सितंबर 1857 को छपा था। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती का निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसा ही एक तस्वीर में इसमें दिखाया गया है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? न्याय की एक रूपता स्त्री की छवि दिखाई दी है। यानी कि न्याय को स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसके हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा बड़ी आक्रामक दिखाई गई है। चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई दे रही है। वह सिपाहियों को अपने पैरों के तले कुचल रही है। ये देखो, ये सिपाही कुचल दिए सारे अपने पैरों के तले। जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। ये देखिए पीछे, ये ढाल के नीचे ये भारतीय औरतें और बच्चे बैठे हैं और किस तरह से भयांकित हैं, डर से कांप रहे हैं। तो उस चित्र से विपरीत चित्र है। एक चित्र में वहाँ की स्त्रियों को भयांकित दिखाया गया था, यहाँ उलट करके भारतीय बच्चों और महिलाओं को भयांकित दिखाया गया है। इसी को प्रतिशोध और सबक कहा गया और इसी को न्याय कहा गया ब्रिटिश जनता की नज़रों में। ये एक और चित्र हम देख रहे हैं जो प्रतिशोध और बदले को ही दर्शा रहा है। लिखा हुआ है बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। यानी कि ब्रिटिश लोगों ने अपने आप को शेर के रूप में दिखाया और बंगाली लोगों को टाइगर के रूप में। भारत में टाइगर ज़्यादा होता है तो भारत को चिन्हित किया गया टाइगर से। इस टाइगर के पैरों के नीचे ध्यान से देखिए, एक बच्चा, ये एक बच्चा है और ये एक औरत। इस तरह से बच्चों और औरतों पर इस टाइगर ने अत्याचार किए तो ब्रिटिश शेर ने बदला लिया, प्रतिशोध लिया। यानी कि ऐसा दिखाया गया कि भारत के उस समय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश महिला और बच्चों पर बड़े अत्याचार ढाए थे और उनका बदला ब्रिटिश शेरों ने ले लिया। ऐसा एक मैसेज ब्रिटेन की जनता को दिया गया इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से कि हमने वहाँ प्रतिशोध ले लिया है। प्रतिशोध और सबक को दर्शाने वाले ऐसे सैकड़ों चित्र समय समय पर ब्रिटिश प्रेसों में छपते रहते थे। इस तरह के कार्टून, इस तरह के चित्र जो हिंसा का प्रदर्शन कर रहे थे
और इस हिंसा प्रदर्शन से ये साबित किया जा रहा था ब्रिटेन में कि भारत में दहशत का माहौल बना दिया गया है, प्रतिशोध ले लिया गया है, वहाँ की जनता को सबक सिखा दिया गया है। इस तरह के चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था। ये जो हम सामने चित्र देख रहे हैं, इसमें पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया जा रहा है। ये पेशावर की पहाड़ियों का चित्र है और ये बनाया हुआ चित्र है, कोई फ़ोटो नहीं खींचा गया है। और इसमें विद्रोहियों को देखिए ध्यान से, तोप से उड़ाया जा रहा है, तोप से उड़ाकर उनको सज़ा दी जा रही है। यह चित्र इल्लुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में 3 अक्टूबर 1857 को छपा। यहाँ मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन किया गया है। निर्मम सत्ता यानी कि ब्रिटिश सत्ता को निर्मम सत्ता कहा गया है, उसका नाट्य मंचन। पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार, सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। देखिए ये सब घुड़सवार, ये सैनिक खड़े हैं, ये खड़े हैं इस तरह से, इधर ये घुड़सवार खड़े हैं और कुछ ये सैनिक इधर खड़े हैं। आगे तोपों से उनको उड़ाया जा रहा है विद्रोहियों को। इन सैनिकों को जो खड़ा किया गया है, जो हमें घोड़ों पर और विभिन्न ग्रुपों में, बटालियनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब भारतीय सैनिक हैं, ड्रेस में हैं एकदम, और इनके सामने तोपों से उड़ाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय सैनिक इन दृश्यों को देख करके डर जाएं, उनकी रूह कांप जाए। इस तरह के विद्रोह करने के क्या भयानक परिणाम होते हैं ये साक्षात महसूस करें, इसलिए भारतीय सैनिकों को चारों तरफ खड़ा करके उनके सामने ही भारतीय विद्रोही सैनिकों को तोपों से उड़ाया गया, ताकि ऐसे आगे ये भयांकित रहें और इस तरह की हिम्मत ना जुटा पाएं। तो इस चित्र में ऐसा दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, ये एक और चित्र हम देख रहे हैं, पेशावर का ही ये चित्र बनाया गया है। ये चित्र भी 3 अक्टूबर 1857 को ही इल्लुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में छपा था। इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये 12 आदमी फांसी पर लटकाए गए हैं और चारों तरफ तोपें लगा रखी हैं। ये देखिए तोपें खड़ी हैं, ये तोपें खड़ी हैं, इधर ये तोपें खड़ी हैं। इस तरह से तोपों से पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है और एक दहशत का प्रदर्शन खुले में किया जा रहा है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सज़ा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच में भी दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है ताकि विद्रोहियों में दहशत फैल जाए और आगे इस तरह की हिम्मत ना कर सके। तो इस तरह हमने देखा, ये 2 चित्र दहशत और प्रतिशोध को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया, उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी, ब्रिटेन में अखबारों में छप करके पहुंच रही थी, ताकि वहां की जनता को लगे प्रतिशोध ले लिया गया है, सबक सिखा दिया गया है और दहशत का माहौल बना दिया गया है भारतीय जनता में। एक चित्र और देख रहे हैं हम, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, यानी कि कैनिंग का दया भाव। लॉर्ड कैनिंग चेयर पर बैठे हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे और सामने एक सैनिक खड़ा है, भारतीय सैनिक है ये। यह चित्र एक कार्टून है और पंच नामक पत्रिका में 24 अक्टूबर 1857 को ब्रिटेन में छपा। जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा था और प्रतिशोधात्मक चित्र छापे जा रहे थे, जनता सरकार पर दबाव बना रही थी कि प्रतिशोध लिया जाए, उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से
सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा कैनिंग ने। तो उस समय ब्रिटिश अखबारों ने, ब्रिटिश मैगजीन्स ने, ब्रिटिश प्रेस ने लॉर्ड कैनिंग का मजाक उड़ाया कि जनता को प्रतिशोध चाहिए और लॉर्ड कैनिंग दया की बात कर रहे हैं, इसलिए एक हास्यपरक व्यंग्यात्मक ये कार्टून बनाया गया है। इस कार्टून में नीचे क्या लिखा गया है? गवर्नर जनरल बिल्कुल सही, फिर वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। यानी कि कैनिंग कह रहा है कि भाई हम तुम्हें बंदूकों से या तोपों से नहीं उड़ाएंगे, तुम लोग एक अच्छा सिपाही, वफादार सिपाही बनने का हमारे से वादा करो। इसमें लॉर्ड कैनिंग एक सिपाही के सिर पर हाथ रखे हुए हैं और इस सिपाही के दोनों हाथों में, एक में तलवार और एक में एक कटार है और दोनों से खून टपक रहा है। वहीं इसके कपड़े फटे पड़े हैं, खून से सने पड़े हैं और नंगे पैर है। तो इस तरह से दीनहीन स्थिति भारतीय सैनिक की दिखाई गई है और कैनिंग उस पर दया भाव दिखाते हुए दर्शाए गए हैं। ये एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। तो इस तरह से ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि सबक सिखाने के बाद अब इनके प्रति दया भाव दिखाया जाए, परंतु कार्टून को व्यंग्य में दर्शाया गया कि जब सब कुछ अत्याचार से ब्रिटिश जनता का इतना नुकसान हो गया और फिर भी दया भाव दिखाने की कैनिंग कह रहे हैं, तो इससे एक व्यंग्यात्मक चित्र बनाकर ब्रिटिश जनता में ऐसा एक प्रचार किया गया कि कैनिंग का कहना सही नहीं है। विद्यार्थियों, अब तक हम ब्रिटिश राष्ट्रवाद को दर्शाने वाले चित्र, पेंटिंग्स और कार्टून देख रहे थे। कुछ चित्र और पेंटिंग्स भारतीय राष्ट्रवाद को दर्शाने वाली भी बनी। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। यानी कि जो हमारा आज़ादी का राष्ट्रीय आंदोलन चला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, तो जो हमारे राष्ट्रवादी लीडर थे, नेता थे, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं से प्रेरणा लेते थे। और उस समय विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर एक पुस्तक लिखी जो बड़ी प्रमाणिक पुस्तक थी। वह पुस्तक उस समय के राष्ट्रवादियों के लिए गीता बन गई। ब्रिटिश सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया, फिर भी विदेशों में छप करके भारतीय राष्ट्रवादियों तक वो पुस्तक पहुंचती थी। उसमें पढ़ करके, वहाँ के चरित्रों को पढ़ करके, राष्ट्रवादी नेताओं को पढ़ करके, और हमारे राष्ट्रवादी नेता प्रेरणा ले रहे थे 1857 के राष्ट्रवादी नेताओं को पढ़ करके। इस तरह इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करके चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास, दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए अनेक कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आज भी गुनगुनाते रहते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक वो चित्र बन गया है। इस तरह से
अनेक और भी चित्र उभर कर सामने आते हैं। जो चित्र हम सामने देख रहे हैं जिस पर लिखा है झांसी की रानी, ये झांसी की रानी फिल्म का पोस्टर है। इस तरह के पोस्टरों के माध्यम से भी एक राष्ट्रवादी छवि देश में बनती है और इनसे राष्ट्रवाद की प्रेरणा आने वाली जनरेशन भी लेती है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीदकर घरों में सजाती थी। यानी कि आज भी हम अनेक महान पुरुषों की पोस्टर की नकलें घरों में हम लगाते हैं, सजाते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। इस तरह हम देखते हैं कि वो चित्र जो पहले देखे वो ब्रिटिश राष्ट्रवाद को उभार रहे थे, तो इसी तरह से भारतीय नेताओं, भारतीय राष्ट्रवादियों के जो चित्र बने 1857 के, वो भारतीय राष्ट्रवाद को उभार रहे थे। तो इस तरह से चित्रकार अलग अलग कल्पना से अलग अलग चित्र बनाते हैं और ये चित्र राष्ट्रवाद की प्रेरणा हमें देते हैं। तो इसी के साथ विद्यार्थियों आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास क्या दस्तावेज हैं। दूसरा प्रश्न, विद्रोह के बारे में जानकारी के हमें क्या क्या दस्तावेज मिलते हैं। तीसरा प्रश्न, चित्रों व पोस्टरों से विद्रोह की कैसी राष्ट्रवादी कल्पना उभरकर सामने आती है। तो ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।